हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपने हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। हमने अब तक पूर्व वाली क्लासों के अनुसार 3 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं विस्तार पूर्वक। आज हमारा चतुर्थ अध्याय चलेगा। तीसरा अध्याय हमारा क्या था? सांख्यिकी अनुसंधानों का आयोजन करना था, जिसमें हमने आयोजन के बारे में अध्ययन किया था, निर्देशनों के बारे में अध्ययन किया था कि सांख्यिकी के अंतर्गत किस प्रकार से आयोजन किए जाते हैं अनुसंधानों में, कार्यों के बारे में अध्ययन किया था, प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा, चतुर्थ चैप्टर है, उसका नाम हमारा समंकों का संग्रहण। चतुर्थ चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हैदराबाद से विद्यार्थी पार्ट 4 हमारा चतुर्थ चैप्टर समंकों का संग्रहण। यानी जो समंक होते हैं वो डाटा जो होते हैं, डाटा का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। मैंने पूर्व वाले क्लास में बताया था, इन सभी बिंदुओं के बारे में हम हल्की फुल्की जानकारी ले चुके थे। समंकों के संग्रहण के बारे में मैंने आपको कहा था कि शायद इसका विस्तार पूर्वक अध्याय आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम कि कलेक्शन ऑफ जो डाटा होता है, समंकों का संग्रहण होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो आज हमारा वो दिन आ गया जिसमें चतुर्थ चैप्टर है समंकों का संग्रहण। इसके बारे में पढ़ेंगे कि समंकों का संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। जो अनुसंधानकर्ता जो होता है, सांख्यिकी जो होता है, सांख्यिकी समंकों का किस प्रकार से एकत्रीकरण करता है, इकट्ठा कैसे करता है, समंक होते क्या है, क्लासिफिकेशन क्या हो कलेक्शन क्या होता है, इत्यादि बिंदुओं के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम हमारा क्या बच्चों? समंकों का संग्रहण। तुम्हारा बिंदु भी यही डाल लीजिए, समंक संग्रहण। होता क्या है? समंक संग्रहण। आज का बिंदु क्या रहेगा बच्चों? समंक संग्रहण। समंक संग्रहण, डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का अर्थ क्या है, डाटा कलेक्शन किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में क्या बताया जाता है। सर्वप्रथम सामान्य परिभाषा लिख लीजिए। समंक संग्रहण से तात्पर्य है, समंक संग्रहण से तात्पर्य अनुसंधान, जो हमारा रिसर्च सेंटर होता है, जहां पर विषयों या वस्तुओं या तथ्यों से संबंधित बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो समंक संग्रहण से तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत इकाइयों से वांछित, यानी जो हमारे लिए आवश्यक है, उपयोगी है, वांछित इकाइयों से वांछित तथ्यों को एकत्र करने से है। तथ्यों को एकत्र करने से है। तो समंक संग्रहण से तो तात्पर्य बताया गया है, उसका तात्पर्य क्या है कि सांख्यिकी जो अनुसंधान के अंतर्गत जो इकाई होती है, यूनिट होती है, यूनिटों को, उपयोगी यूनिटों को, उन यूनिट वांछित तथ्य मतलब जो हमारे लिए उपयोगी है, उनका चयन करके एकत्र करने से है। समंकों का संग्रहण, समंकों का संग्रहण, समंकों का जो संग्रहण किया जाता है, समंकों का संग्रहण सांख्यिक अनुसंधान की, समंकों का संग्रहण सांख्यिक अनुसंधान की, मूलभूत क्रिया है, यानी प्रमुख क्रिया माना गया है इसको, मूलभूत क्रिया है। यानी इसको जो हमारा सांख्यिक अनुसंधान है, इसमें समंकों का जो कलेक्शन होता है, डाटाओं का संग्रहण किया जाता है,
जो संग्रहण हमारे संघ क्या है बच्चों, मूलभूत क्रिया बताया गया है। अतः इन्हें पर्याप्त सावधानी से, अतः इन्हें किन्हें, समंकों को, इन्हें तात्पर्य समंकों को, तो अतः इन्हें पर्याप्त सावधानी से, पर्याप्त सावधानी से एकत्र करना चाहिए, सावधानी से एकत्र करना चाहिए। ये समंक तथ्यों के बारे में आ गया कि जो समंकों का संग्रहण किया जाता है, उसमें बता दिया गया कि समंक संग्रहण से तात्पर्य, समंक संग्रहण से तात्पर्य अनुसंधान के अंतर्गत इकाइयों से वांछित तथ्यों को एकत्र करना, यानी जो बहुत सारी इकाइयां होती है उन इकाइयों में से उन्हीं इकाइयों का चयन करना जो हमारे अनुसंधान के लिए आवश्यक है, अनावश्यक तथ्यों को छोड़ दिया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि वांछित तथ्यों को एकत्र करने से है समंकों का संग्रहण सांख्यिक अनुसंधान की मूलभूत क्रिया। देखो प्रश्न बन गया कि सांख्यिक अनुसंधान की मूलभूत क्रिया कौन सी है बच्चों? आंसर क्या आ गया हमारा? समंक संग्रहण। जब हमारे चतुर्थ चैप्टर की प्रश्नावली है, जिस समय ध्यान रखना, प्रश्न हमारा क्या बन सकता है कि सांख्यिक अनुसंधान की मूलभूत क्रिया कौन सी है, तो आपका आंसर करेगा समंकों का कलेक्शन करना, समंकों का संग्रहण करना। अतः इन्हें पर्याप्त सावधानी से एकत्र करना चाहिए कि सब बिना समंक के, यदि समंक आपके सही होंगे तो आपकी जानकारी सही प्रकार से होगी। समंकों को अनावश्यक रूप से, गलत रूप से आपने एकत्र कर लिया है तो आपके जो डाटा का जो परिणाम आएगा, परिणाम कैसा आएगा बच्चों? अशुद्ध आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? अशुद्ध। जिस प्रकार से कक्षा में 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं, हमने माना कक्षा में 10 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो 10 में से 2 विद्यार्थी या 5 विद्यार्थी या 6 विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी तो उस अध्यापक का सही मापन करते, क्या कहते हैं साहब ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो बार बार उस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, कहेगा कि साहब ये हमारे साहब तो बहुत गलत पढ़ा हुआ है, हमारे साहब अच्छा नहीं है। इन प्रकार के तथ्यों का बयान समंकों को सही प्रकार से उस विद्यार्थी ने, अध्यापक ने जो तथ्य बताए, जो समंक बताए, उन समंकों का कलेक्शन सही प्रकार से नहीं किया गया, इसलिए वह विद्यार्थी तो फेल हो गया, तो पढ़ने वाला विद्यार्थी पास हो जाता है। बात समझ आई सभी को? ये हमारा समंकों का सेक्शन हो। आगे लिखिए, इसी के अंतर्गत आगे परिभाषा में बताया जा रहा है कि वास्तव में संग्रहण की क्रिया, वास्तव में संग्रहण की क्रिया, वास्तव में संग्रहण किनका? समंकों का जो संग्रहण किया जाएगा, तो वास्तव में संग्रहण की क्रिया की शुद्धता एवं की क्रिया, वास्तव में संग्रहण की क्रिया शुद्धता एवं व्यापकता, शुद्धता एवं व्यापकता पर ही शुद्ध परिणाम जो समंकों का कलेक्शन किया गया है वे शुद्ध होने चाहिए, विस्तृत फैले हुए भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही बिंदु के बारे में सूचना एकत्र कर रहे हैं, वह संपूर्ण एरिया के बारे में सूचना एकत्र करते हुए होने चाहिए। व्यापकता पर ही समंकों के विश्लेषण, एनालिसिस करना समंकों का, उनका विश्लेषण करना, विश्लेषण एवं निर्वचन। निर्वचन में पूर्व में बता चुका हूं, निर्वचन का मीन्स क्या होता है?
है, सूचनाओं को, समंको को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, कोई भी विद्यार्थी सरलतापूर्वक उसे समझ सके। तो समंको के विश्लेषण व निर्वचन संबंधी क्रियाओं, निर्वचन संबंधी क्रियाओं की शुद्धता, क्रियाओं की शुद्धता एवं विश्वसनीयता पर निर्भर करती है, यानी जो समंको की शुद्धता का जो मापन मापा जाएगा या कितने जगह कितने क्षेत्र में फैली हुई है उसका मापन कैसे होगा, विश्लेषण और निर्वचन की क्रियाओं के आधार पर, कि वो जो परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं समंको के वे कितने शुद्ध और विश्वसनीय हैं, अर्थात कितने लोग उन समंको के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या उनके बारे में जानते हैं। जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि साहब जनसंख्या, उदाहरण लेते हैं साहब, जैसे जनसंख्या का मुझे गणना करनी है, आपको आपके क्षेत्र की जनगणना करनी है, तो कैसे करोगे, आपको ज्ञात है कि साहब वहां पर कौन कौन से पर्सन रहे, आप सब घर में कितने लोग रहते हो, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे कितने हैं, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे बालक बालिकाएं कितनी हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, कितने लोग साक्षर हैं, इन सब तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। तो यानी ये सब तथ्य पूछ किया होगे, परिणाम कैसे आएंगे, शुद्ध आएंगे। अननोन पर्सन को यदि भेज दिया जाता है जिसको प्रश्नावलियों के बारे में जानकारी नहीं है तो अधूरी सूचना लेकर आएगा और हमारे परिणाम कैसे आएंगे, झूठे व भ्रामक व्यक्त हो जाएंगे। ये इसके बारे में बता दिया गया। अब इसका अर्थ लिख लो, हेडिंग डाल लो, समन संग्रहण का अर्थ। इसके अर्थ के रूप में क्या बताया गया, अर्थ लिख लो, अर्थ के रूप में क्या कहा गया है, ये होता क्या है समन अर्थ, अर्थ क्या है समन, समंको के संग्रहण से क्या अर्थ लिया जाता है। तो इसमें लिखिए समंको का संग्रहण, लिखिए समंको का संग्रहण, समंको का संग्रहण अनुसंधान का एक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भाई, अनुसंधान, समंको का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण है, एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण, प्रथम स्टेप कह सकते हैं, प्रथम चरण है, यानी समंको का जो कलेक्शन किया जाएगा, उनको संग्रहण किया जाएगा, इस संग्रहण को अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। तो ये एक सांख्यिक द्वारा, एक सांख्यिक जो सूचनाएं समंको को एकत्र करने वाला होता है उसे सांख्यिक कहा जाता है। तो एक सांख्यिक द्वारा अनुसंधान की, एक सांख्यिक द्वारा अनुसंधान की योजना का निर्माण, अनुसंधान की योजना का निर्माण करने के पश्चात, योजना का निर्माण करने के पश्चात, जब योजना बनाएगा, अनुसंधान करेगा, जो हमारे थर्ड वाले चैप्टर में बताया गया था कि अनुसंधानों का आयोजन करना, तो अनुसंधानों की योजना बनाना, तो अनुसंधान का आयोजन निर्माण करने के पश्चात समंको के संग्रहण का
समंको के संग्रहण का कार्य करता है। ये मैं तुम्हें बताऊंगा साहब, इसके अर्थ में बता दिया, अर्थ को पुनः स्पष्ट कर देता हूं। समझना सभी विद्यार्थी कि समंको का संग्रहण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण है। प्रश्न क्या बन गया बच्चों, एक प्रश्न यहां बन गया, दूसरा बन गया कि अनुसंधानों का प्रथम चरण किसे कहा गया है, तो वही आंसर आपका क्या आ गया आंसर बच्चों, समंक संग्रहण। अनुसंधान का प्रथम चरण कौन सा है, अनुसंधान का महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, अनुसंधान की मूलभूत क्रिया कौन सी है। प्रश्नों का 3 प्रकार से बनना हो गया और आपका आंसर क्या हो गया, एक ही आंसर, कौन सा, समंकों का संग्रहण करना। समझ आ गई बात। प्रथम चरण है तो एक सांख्यिक, मैंने अभी बताया आपको सांख्यिक कौन होता है, जो समंकों को, डाटाओं को, सूचनाओं को एकत्र करने वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को ही सांख्यिक कहा जाता है। सांख्यिक द्वारा अनुसंधान की योजना का निर्माण, जो खोज की गई है, डाटा को एकत्र किया गया है, उसकी जो प्लानिंग बनाई गई है, उस प्लानिंग का निर्माण करने के पश्चात, यानी प्लानिंग बनने के पश्चात समंकों के संग्रहण का कार्य किया जाता। एक प्रश्न क्या बन गया, समंकों की अनुसंधान में समंकों की योजना के पश्चात कौन सा कार्य किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, समंकों का संग्रहण। ये लो साहब, एक आंसर 4 तरीके से प्रश्न बन गए और चारों प्रश्नों का आंसर क्या आ गया आपका, समंकों का संग्रहण करना। नोटिस कर लेना, प्रश्न 4 प्रकार से आ सकता है, प्रश्नों की रूपरेखा 4 प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपका एक ही रहेगा, समंक संग्रहण। समझा गई बात। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी विद्यार्थी, लिख लेना है इसको स्क्रीनशॉट लेना एक बार, ताकि आपको कोई बिंदु रह भी गया हो, छूट भी गया हो, तो आप उसे पुनः दोबारा लिख सकते हो। ये लिया स्क्रीनशॉट विद्यार्थी ने। आगे चलते हैं, आगे अर्थ हो गया हमारा। आगे हेडिंग डाल लीजिए, समंक संग्रहण की परिभाषा। परिभाषा क्या है, परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं। परिभाषा के माध्यम से क्या परिभाषा बताना चाहता है कि समंकों का संग्रहण कैसे कैसे किस प्रकार से होता है। हेडिंग से विद्यार्थियों ने समंक संग्रहण की परिभाषा, परिभाषा के माध्यम से क्या कहना चाहता है, परिभाषा में, परिभाषा में समंकों के बारे में क्या सूचनाएं दी गई है, कौन कौन से तथ्य बताए गए हैं। इसमें लिखिए, समंकों के संग्रहण से आशय, समंकों के संग्रहण से आशय, समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत, अनुसंधान के अंतर्गत, अंतर्गत से तात्पर्य क्या है बताता हूं आपको। अंतर्गत अधिकतर बहुत सारे बिंदुओं में जब किसी भी और अन्य किताबों का अध्ययन करते हैं तो वहां पे यह शब्द आता भी है बार बार, अंतर्गत होता क्या है, मैं बताऊंगा अंतर्गत क्या होता है। तो समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली, अंतर्गत आने वाली विषय, आने वाली क्या बच्चों, विषय। शायद आप समझ गए होंगे कि अंतर्गत क्या होता है। आने वाली विषय से संबंध इकाइयों द्वारा, से संबद्ध इकाइयों द्वारा, संबंध इकाइयों द्वारा, जो इसकी यूनिट होगी विषय से संबंधित जिन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का,
द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण करना है। सूचनाओं का एकत्रीकरण क्या हो गया? इकट्ठा करना, करने से है, ये बता दिया साहब। परिभाषा खत्म हो गई हमारी। परिभाषा क्या बता गई? पुनः रिपीट कर रहा हूं, ये समझ लेना एक बार। समंकों के संग्रहण से आशय अनुसंधान के अंतर्गत जो रिसर्च किया जाता है, रिसर्च के अंतर्गत आने वाली विषय से संबद्ध, यानी आने वाले विषय जिस तथ्यों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, जिन तथ्यों से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, उनके अंदर जिस भी विषय का समावेश हो रहा है, उस विषय के अंतर्गत से तात्पर्य उस विषय का, एक विषय का अन्य विषयों के साथ या दूसरे विषयों के साथ जो समावेश होता है, क्या होता है बच्चों? जो समावेश होता है, उस समावेश के बारे में बताया गया। अंतर्गत विषय से संबंध इकाइयों के द्वारा उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए समंक एकत्र किए जा रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का एकत्रीकरण करना, उनको इकट्ठा करना, ये कहलाता है बच्चों समंकों का संग्रहण कहलाता है। समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, ये परिभाषा हो गई हमारी। आगे चलते हैं। समझ आ गई परिभाषा? कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। लाइव तो है नहीं, आप पूछोगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। दूसरे दिन आपके बिंदुओं के वो स्पष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? ऐसे आज 2 दिन कमेंट भी आए कुछ बच्चों विद्यार्थी का, सर बहुत अच्छा प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों को समझ में भी आ रहा है। आप इसी प्रकार अध्याय के अंत में प्रश्नावलियों के बारे में बताते रहे, अवगत कराते रहे। ये हो गया हमारा समंक संगुणों का सामान्य परिभाषा, अर्थ। ठीक है? आगे हेडिंग ना लीजिए, समंकों के संदर्भ में या संग्रहण के संदर्भ में समंकों के प्रकार। लिख लीजिए हेडिंग, संग्रहण के संदर्भ में समंकों के प्रकार। पहले बता चुका हूं मैं प्रकारों के बारे में आप लोगों को। मैं समंकों के प्रकार, जो समंकों का सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है, इसके संबंध में जो हमारे समंक होते हैं, उन समंकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिख लीजिए, संग्रहण के आधार पर, एक लाइन लिख लो पहले, संग्रहण के आधार पर समंकों को 2 भागों में, कितने भागों में बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों कौन से? बना लीजिए, जहां लिख लो समंक के प्रकार। चार्ट बना लो छोटा सा। चार्ट बनाने में क्या है? ये प्रेजेंट प्रस्तुतिकरण कहलाता है हमारे। कहलाता है बच्चों, ये तो मैं बनाता हूं, चार्ट बना रहा हूं, ये कहलाता है प्रस्तुतिकरण। इसके माध्यम से यदि विद्यार्थी तथ्यों को याद करता है तो उसे वे तथ्य जल्दी और सरलता पूर्वक क्या जाता है? समझ में आ जाते हैं, अच्छी तरह से समझ जाता है विद्यार्थी को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह सही प्रकार से हो जाता है। वह भविष्य में कभी नहीं भूलता कि कौन कौन से प्रकार है। तो समंकों के प्रकार बता दिए, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। पहला प्रकार बता दिए क्या? प्राथमिक समंक। प्राइमरी डाटा, MARY, प्राइमरी डाटा। और दूसरा कौन सा हो गया? द्वितीयक समंक। बहुत अच्छी बात। सेकंड हो गया हमारा
द्वितीयक समंक यानी सेकेंडरी डाटा, SECONDRY, सेकेंडरी डाटा। ये हो गए हमारे समंकों के प्रकार कि संग्रहण के संदर्भ में समंकों के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है प्राथमिक समंक और दूसरा हो गया बच्चों हमारा द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक क्या होता है, द्वितीय समंक क्या होता है, पूर्व में हल्की फुल्की परिभाषा में बता चुका हूं। आज विस्तार से परिभाषा बता देता हूं आपको कि प्राथमिक समंक होते क्या है, द्वितीय समंक क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार, संदर्भ प्रकारों वाले एक प्रकारों के यहां से अध्ययन करते हैं। यदि स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने हो गया, बहुत अच्छा। प्राथमिक समंक हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1 प्राथमिक समंक। हेडिंग डालिए बच्चों प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक की परिभाषा क्या रहेगी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं हम। प्रकार नंबर 1 डाल लीजिए प्राथमिक समंक, प्राइमरी डाटा। प्राथमिक समंक कौन डाटा कहते हैं बच्चों, प्राथमिक समंकों को प्राइमरी डाटा भी कहा जाता है। प्राथमिक समंक लिखिए इसकी परिभाषा। जो समंक, मैं भी लिख देता हूं, जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा, जो समंक अनुसंधानकर्ता कह दो या सांख्यिक कह दो, तथ्य एक ही रहेगा। जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक, यानी जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से कहां तक बच्चों, अंत तक, आरंभ से अंत यानी अंतिम बिंदु तक, जहां तक हम इनको एकत्र कर सकते हैं, अंत तक बिल्कुल नए सिरे से तात्पर्य नए भाग से, नए तरीके से, ठीक है, नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं, उसे कौन सा समंक कहते हैं, उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी लड़कियां ध्यान रखना, जो भी देख रही हैं सुन रही हैं लड़के भी ध्यान रखना कि प्राथमिक समंक कौन से होंगे, जो प्रारंभ से बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किए जा रहे हैं। जो नए सिरे से एकत्र किए जा रहे हैं वे हमारे प्राथमिक समंक कहलाते हैं। ये जैसे उदाहरण से याद रहेगा पूरा, जैसे सरकार द्वारा की गई जनगणना। अब जनगणना प्रति 10 वर्ष में ज्ञात की जाती है, तो यह जनगणना जब निकाली जाएगी तो प्रश्न नए तरीके से एकत्र की जाएगी, और जो जनगणना यानी पूर्व वाले आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत कर दी जाएगी। नए आंकड़े एकत्र किए जाएंगे जिसने पूर्व में किसी व्यक्ति ने आंकड़े एकत्र नहीं किए। पूर्व में पहले किसने करी, इसका कार्य मैंने इसलिए लिखा सरकार द्वारा की गई जनगणना, या अस्पताल में नवजात बच्चों की लंबाई, अस्पताल में जन्मे नवजात बच्चों की
नवजात बच्चों की लंबाई, वो भी किसमें आएगी हमारी, प्राथमिक समूह में आएगी। एक और लिख लो, लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक, पहली बार लिख रहा हो तो पुस्तक, बार बार नहीं, पहली बार किसी पुस्तक प्रकाशन पहली बार लिख रहा हो तो वो किसमें आएंगे, आदि। ये सभी जो तथ्य हैं, ये सभी जो उदाहरण दिए गए हैं, किसके बच्चों, प्राथमिक समंक के उदाहरण हैं। यानी ये जब तथ्य प्राथमिक समंकों के अंतर्गत एकत्र किए जाते हैं। पुनः रिपीट कर रहा हूं, जो समंक अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, जैसे सरकार के द्वारा की गई जनगणना, सरकार ने जो जनगणना की है वह जनगणना कोई भी नहीं करता, उस प्रकार से कोई भी डाटा एकत्र नहीं करता है। सरकार के द्वारा प्रति 10 वर्ष बाद जनगणनाएं की जाती है। जनगणना अस्पताल में जन्मे बच्चों की, नवजात बच्चों की लंबाई, अस्पताल में जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहली बार जो लंबाई नाप के प्रस्तुत कर रहा है वो जो डॉक्टर होता है, तो कौन कहलाएगा, वो भी हमारा अनुसंधानकर्ता कहलाएगा। प्रथम बार, बाहर में तो आप जैसे घर में नाप ले तो बार बार कभी चाचा नाप रहे, कभी पापा नाप रहे, फूफा नाप रहे, लेकिन अस्पताल में पहली बार लंबाई किसने बताई, उस डॉक्टर ने। तो प्रथम बार आंकड़ा होगा नए सिरे से। लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक, किसी लेखक ने अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया, पुस्तक लिखी है, तो जब पुस्तक में जब बिंदुओं को लिख रहा है तो वह नए बिंदुओं को, नए तथ्यों को सम्मिलित कर रहा है, नए तथ्यों को सम्मिलित कर रहा है। इसलिए ये सभी जो समंक होंगे ये कौन से होंगे बच्चों, प्राथमिक समंक कहलाएंगे। समझ आ गई बात। सेकंड लिखिए द्वितीयक समंक। दूसरा कौन सा हमारा, द्वितीयक समंक, सेकेंडरी डाटा। वैसे समझ गए होंगे, परिभाषा मैं पूर्व में भी स्पष्ट कर चुका हूं आप लोगों के सामने कि प्राथमिक समंक होते क्या है और द्वितीय समंक क्या होते हैं। द्वितीय से परिभाषा लिख लीजिए, वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता, वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता, वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता, ये बताया था अनुसंधानकर्ता कौन होता है, वही होगा जो समय एकत्र करने वाला हो। तो वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र नहीं करता, स्वयं एकत्र नहीं करता है, स्वयं एकत्र नहीं करता है, अपितु किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा, अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित समंकों का, द्वारा संग्रहित समंकों का प्रयोग करता है, प्रयोग या उपयोग, यानी जो पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति ने एकत्र कर लियो उन्हीं समंकों का वह प्रयोग करता है। पुनः समझ लेना, वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र नहीं करता है, अपितु किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित समंकों का क्या करता है, प्रयोग। किसी अन्य अनुसंधानकर्ता ने पूर्व में समंक एकत्र कर लिए गए हो, इकट्ठे कर लिए गए हो और उन समंकों का पुनः उपयोग कर रहा हूं। जैसे सरकार द्वारा की गई जनगणना का व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति के द्वारा प्रयोग करना। उदाहरण लेकर साहब, जैसे सरकार द्वारा प्रस्तुत जनगणना के आंकड़ों का पुनः हमारे द्वारा
हमारे द्वारा अध्ययन करना। दूसरा उदाहरण लिख लो। दूसरा उदाहरण क्या हो गया? किताब द्वारा, लेखक द्वारा लिखी गई, लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक का हमारे द्वारा पढ़ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे द्वारा भी लेखक ने पुस्तक का प्रकाशन कर दिया, पुस्तक लिख दी। पुस्तक लिखने के बाद हम उस पुस्तक के में जो तथ्य लिखे हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कि हमसे पहले किसी लेखक ने उसका अध्ययन कर चुका था, अब पुनः हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो समंक होंगे, वे जो डाटा होंगे, वो कौन से कहलाएंगे? द्वितीयक समंक कहलाएंगे। एक है उनके। इसी प्रकार एक ही प्रकार के, इसी प्रकार एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, इसी प्रकार एक ही प्रकार के समंक अनुसंधानकर्ता के लिए, ऊपर लिख दो इसको ना, थोड़ा नीचे दिखने में दिक्कत आएगी आप लोगों को। इसको लिख लिया था, यहां लिख दूं, यहां लिख दो, एक नोट लिख लो, है ना बच्चों? एक नोट लिख लेना। दिखाई दे रहा है सभी विद्यार्थियों को? एक नोट मैंने क्या लिखा है? द्वितीयक समंक के अंतर्गत नोट लिखना है आपको। नोट लिख लीजिए। इसी प्रकार एक ही प्रकार के, इसी प्रकार एक ही प्रकार के, इसी प्रकार एक ही प्रकार के समंक एक अनुसंधानकर्ता के लिए, एक अनुसंधानकर्ता के लिए, इसी प्रकार एक ही प्रकार के समंक एक अनुसंधानकर्ता के लिए प्राथमिक व दूसरे के लिए, वे समंक द्वितीयक होते हैं। वे समंक द्वितीयक क्या होता है बच्चों? यानी पहले व्यक्ति के लिए, प्रारंभिक व्यक्ति के लिए प्राथमिक हो गए, और दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होंगे? वे समंक द्वितीयक समंक होते हैं। ये लेसन, यानी आप कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसे बिंदु, कोई भी ऐसा समंक डाटा जो एक ही प्रकार के समंक है, जिनका अनुसंधान करता पहली बार प्रयोग कर रहा है, तो उसके लिए तो भी आंकड़े प्राथमिक माने जाएंगे। उन्हीं आंकड़ों का प्रयोग हमारे द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति के लिए कौन से आंकड़े होंगे बच्चों? द्वितीयक आंकड़े माने जाएंगे। उस समंकों को द्वितीयक आंकड़ा कहा जाएगा। ये हो गए हमारे अनुसंधान का संग्रहण, संदर्भ के आधार पर समंकों के प्रकार। पहला हमारा प्राथमिक था, दूसरा हमारा द्वितीयक था। द्वितीय समंक के अंतर्गत आंकड़े, पूर्व में आंकड़े प्रस्तुत हो चुके होते हैं, उन्हीं आंकड़ों का पुनः हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है, तो हमारे लिए आंकड़े कैसे होंगे? द्वितीयक समंक माने जाएंगे। समझ में आ गई? कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, कुछ समझना हो कमेंट के माध्यम से समझ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूछने का माध्यम बता दिया गया आपको कमेंट के माध्यम से, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना। इसके बाद शेष जो आगे वाला टॉपिक रहेगा हमारा
समंकों के बारे के अंतर्गत कि जो इसमें प्राथमिक समंक होते क्या है, द्वितीयक समंक के, इनके बारे में, अंतरों के बारे में, परिभाषाओं के बारे, परिभाषा हो चुकी है हमारी, और विभिन्न प्रकार के समंकों के बारे में। ठीक है, तैयार है ना? स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, ये नोट है, ध्यान रखना, इसके बाद अंत में इसको लिखना। ठीक है, इसके विद्यार्थी। ओके।